गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर.एस. शर्मा के चैप्टर नंबर 2 की, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसका योगदान। चलिए, तो यहाँ से हमें सिर्फ वही पॉइंट नोट डाउन करने हैं जो हमारी एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसी तो बुक बहुत बड़ी है और हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम भी जाएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब आपको नोट बनाना है और पॉइंट पॉइंट के नोट बनाना है, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट नोट बनाने हैं आपको। और स्टार्ट करते हैं हम 1765 से। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये 1765 एक ऐसा टाइम था जब अंग्रेज़ों ने भारत के बहुत ऐसे हिस्से थे जहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये उनके अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में शासन के रूप में हो चुकी थी। एक कंपनी एक शासन के रूप में भारत में आ गई थी। और उन्होंने क्या किया कि जब वो तो भारत की संस्कृति से परिचित नहीं थे, और उन्होंने जब यहाँ की संस्कृति को जाना पहचाना, मतलब वैरायटी ऑफ कल्चर एंड रिलीजन्स एंड कास्ट, है ना, तो इतने सारी वैरायटीज़ थी, तो उनको पता चला कि हमें एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जो इनके कल्चरल से रिलेटेड हो और इन्हें अच्छे से इनका न्याय करने में वो अच्छा मतलब सफल हो। तब उन्होंने क्या किया, भारतीय कल्चर को समझने के लिए हमारी जो सबसे पुरानी किताब है मनुस्मृति, उसका उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया और उस इंग्लिश के अनुवाद को पढ़ा। तब उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में जाना। अब हमें ये एक नोट डाउन करना है यहाँ से, सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ तो उन्हें विरासत में मिले हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए सन 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अ कोड ऑफ जेनेटल लॉज शीर्षक से अनुवाद किया गया। ठीक है, तो मनुस्मृति का अनुवाद इन्होंने किया 1765 में। इन्होंने स्थापना जब वहाँ पे कर ली, 1776 में इन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद इंग्लिश में किया। उसके बाद में सन विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने पहली बार संस्कृति, लैटिन और ग्रीक भाषा को एक ही परिवार से संबंधित बताया। इन्होंने बताया कि जो ग्रीक लैंग्वेज है या लैटिन लैंग्वेज है, ये संस्कृति भाषा से ही मिली हुई हैं, मतलब ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की भाषाएं हैं ये, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक साइड सन विलियम जोन्स का नाम लिखना है और दूसरी साइड इनने कौन सी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, और फिर आपको लिखना है बिलिकन्स, और बिलिकन्स ने क्या किस बुक का अनुवाद किया था, भगवद गीता का। इनकी बुक इसमें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो लेकिन आपको ये पूछेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया हुआ था, और भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद बिलिकन्स ने किया हुआ था। ठीक है, चलिए, इनके सन मायने नहीं रखते, इतने इम्पोर्टेंट नहीं रखते, लेकिन अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विलियम जोन्स की। तो विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा से बहुत मिलती थीं। इससे जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। मतलब क्या हुआ कि भारतीय अध्ययन उस समय पे भारत तक ही सीमित था, लेकिन जब विलियम जोन्स ने बोला कि जो भारत की जो लैंग्वेज है ये ईरानी भाषा से बहुत मिलती हुई है, तो जो फ्रांस, जर्मनी और रूस के जो बहुत बड़े बड़े एक लेखक हुआ करते थे या इतिहासकार हुआ करते थे, विद्वान थे, उन्होंने इस भारतीय संस्कृति को जानने के लिए इस पे जोर दिया। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भली भांति समझा दिया था। मतलब एक ये जो लड़ाई हुई थी बहुत एक महान क्रांति के रूप में जानी जाती है, 1857 की क्रांति। तो इस क्रांति ने इनको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि जिस पराये देश के लोगों पर वे शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार
उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है ना। मतलब उनको ये पता चल गया था कि अब हमें इनकी सामाजिक गहराइयों को, इनके व्यवहार को, इनकी संस्कृति को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक सीरीज़ आई उस टाइम पे, अ सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज़। तो इस बुक में क्या था कि विश्व के टोटल 50 मेन किताबें ली गई थी, ठीक है। और जो मेन जो फोकस किया गया था वो इंडियन बुक्स के ऊपर किया गया था। और इन 50 ग्रंथों को इंग्लिश में मतलब अनुवाद इसका इंग्लिश में किया गया, इन 50 किताबों का, जो अलग अलग लैंग्वेज से थी। और ये अनुवाद किसने किया हुआ था? यूरोप के विद्वानों ने इन पे अनुवाद किया हुआ था। इनको पता चला कि पूरे विश्व भर में कितने प्रकार की संस्कृतियां हैं, कहाँ का कल्चर कैसा है, और वहाँ पे किस प्रकार की कैसी खोज हुई। मतलब अपने यहाँ पे आर्यभट्ट ने पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, और हमारे कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी का अनुमान भी दिया हुआ है। तो ऐसी हमारी बहुत सारी किताबें हैं, ज्योतिषी की, खगोल शास्त्र के ऊपर, अर्थशास्त्र की बुक है ना। तो इनसे भारतीय किताबों से जो यूरोपीय विद्वान थे ये बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, है ना। तो इन्होंने फिर इसमें एक अपनी रुचि दिखाई और भारतीय किताबों को ये लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके विश्व के सामने प्रस्तुत करने लगे। फिर आपको यहाँ से एक राइटर का नाम लिखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑथर स्मिथ द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास। अब आपको क्या नोट करना है? ऑथर स्मिथ, और दूसरी साइड इनकी बुक लिखनी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनका टाइम लिख लेना, इनका टाइम इम्पोर्टेंट है। 1904 में ये बुक आई थी, क्योंकि 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास इन्होंने लिखा हुआ था। स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था, और उन्होंने प्राचीन भारत में विदेशियों की भूमिका पर जोर दिया। मतलब प्राचीन भारत में जितने भी आक्रमण हुए ना भारत में, उस आक्रमणकारियों पे इन्होंने जोर दिया। जैसे कि हमारा ये सिकंदर था, सिकंदर की पे इन्होंने अपनी इस किताब में 1/3 भाग पे सिर्फ सिकंदर के बारे में इन्होंने बताया, है ना। जैसे उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा हुई। फिर भारत में एक तंत्र या तानाशाही ही एकमात्र शासन के रूप में रहा। इन्होंने बताया कि भारत में एक तंत्र या तानाशाही ही भारत में शासन करती रही, ठीक है। और भारत के इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं। हमें भी पता है कि जो राजा होता था वो ही सर्वशक्तिमान था, उसकी ही हमें प्रजात जो भी थी तो उसको राजा का ही उपदेश मानना होता था, राजा की आज्ञा का पालन ही करना होता था, है ना। तो एक टाइप से ये तानाशाही के रूप में भी ये बात सामने आई। अब हमें यहाँ पे अब आपको सिर्फ आपको ये पढ़ना है ये बुक, और मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस PDF की, तो आप वहाँ से एक रीड कर लेना, ठीक है। 1 रीडिंग आपको इसमें की करनी है। अब मैं आपको एक पढ़ के बता देती हूँ कि भारतीय विद्वानों के सामने यह एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था उससे काफ़ी दुखी थे, और भारतीय सामंती समाज के तो हमारे यहाँ के जो विद्वान थे, जो भारत से यूरोप गए हुए थे या दूसरे देश गए हुए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो यहाँ पे आके देखते हैं कि भारतीय समाज की एक अलग ही दुर्दशा है ना। और वो इस दुर्दशा को देखकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुरा फील करते हैं। उनको एक बुरा लगता है कि हमारे भारत की, हमारे जो समाज है इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, इस पे उन्हें काम करना चाहिए। तो इन्होंने ये पुराने जो हमारे इतिहासकार थे या विद्वान थे, इन्होंने क्या किया, समाज को सिर्फ सुधारने का जिम्मा नहीं उठाया इन्होंने, बल्कि ऐसा बोला कि हमारा जो भारत है वो ये प्राचीन काल से, मतलब कि एक मुगल आक्रमण के पहले वाला एक मौर्य से लेके गुप्ता एम्पायर तक का एक टाइम जो था, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे शासक आए, ऐसी किताबें लिखी गई जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और हमारे ऐसा नहीं था कि हम स्टार्टिंग से ही गुलाम थे, क्योंकि भारतीयों को तो गुलामी देखने की आदत हो लगी थी। क्योंकि पहले अंग्रेज से उसके पहले मुगल से पहले एक दिल्ली सल्तनत का अच्छा खासा एक भारत पे राज्य रहा। तो इन लोगों को ऐसा फील हुआ कि हम अब गुलामी ही कर सकते हैं, है ना।
लेकिन इन जो विद्वान ये जो इन्होंने बताया कि नहीं, भारत में पहले भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विद्वान रहे आए जिन्होंने भारत को एक विश्व में बहुत अच्छा स्थान दिया। भारत की जो शिक्षा थी वो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध थी, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, है ना, ये बहुत ही विक्रमशिला, बहुत ही ऐसे चुनिंदा विश्वविद्यालय थे जो कि विश्व में अपनी नंबर 1 की स्थिति में थे, है ना। तब भारतीयों को थोड़ा ये कॉन्फिडेंस मन में जगा कि हाँ, हम भी कुछ नया कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आरजी भंडारकर थे, तो उन्होंने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास, वैष्णव और अन्य मतों की रचना, इतिहास की पुनर्रचना की। अब कुछ ऐसे इतिहास थे, बहुत सारे इतिहासकार हो गए, तो किसी ने किसी के बारे में अच्छा सा लिखा, किसी ने किसी के बारे में रिसर्च की, है ना, और वहाँ के आजू बाजू के लोग गाँव में गए, वहाँ से उनको परिचित कराया, लोगों के बारे में जानकारियाँ ली। जैसे सातवाहन का राज्य जहाँ पर था, लोग वहाँ गए, अगल बगल के गाँव में गए, वहाँ पे जाके उस पर रिसर्च किया कि वो शासन उनका कैसा था। वहाँ की जो बुक्स थी, उनके मंदिर थे, उनकी बनाई हुई जो स्मारक थे, उन पे उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने आके बुक लिखी। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 9 पे। तो वी.के. राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र के हर एक गांव की यात्रा की। उन्होंने सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया। अब हम बात करते हैं पांडुरंग वामन काने, जो कि संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी और विद्वता व ज्ञान की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास शीर्षक उनका उल्लेखनीय काम है। आपको एक साइड इनका नाम लिखना है, अब आपको नोट डाउन करना है, पांडुरंग वामन काने, ठीक है। और इसके नीचे आपको लिखना है संस्कृत के विद्वान और समाज सुधारक। इसके जस्ट सामने आपको लिखना है धर्मशास्त्र का इतिहास, इनकी जो बुक है, बुक का नाम आपको लिख देना है। अब हम बात करते हैं, अब आपको यहाँ से अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई स्पेशल बुक का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये रीड करना है और आपके एक माइंड में एक आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। पुरालेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनैतिक संस्थाओं पर किताब लिखी। किसने? शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। और इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद्र रॉय चौधरी ने। इन्होंने क्या किया? महाभारत काल से लेकर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक, गुप्ता एम्पायर तक के अंत तक इन्होंने बुक लिखी, ठीक है। इस पे इन्होंने काम किया है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि राइटर्स बट चुके थे, किसी ने कुछ किसी के ऊपर रिसर्च की, किसी ने किसी दूसरे वंश के ऊपर रिसर्च की। अब हम जानते हैं V.A. स्मिथ के बारे में। V.A. स्मिथ जो थे, इन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास, 6ठी शताब्दी, एक प्राचीन भारत का इतिहास है जो कि मौर्य से स्टार्ट होकर की 6ठी शताब्दी पे ख़त्म हो जाता है। इन्होंने इस बुक की रचना की। अब आपको ये कैसे लिखना है? V.S. स्मिथ लिखना है और उसके जस्ट सामने आपको लिखना है प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब उसके नीचे आपको क्या नाम लिखना है? R.C. मजूमदार। ये जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, ये सिर्फ राइटर्स के बारे में है और ये राइटर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो R.C. मजूमदार लिखना है और R.C. मजूमदार की जस्ट सामने आपको लिखना है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृति। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 10 की। जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। V.S. स्मिथ अपनी बुक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे और भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। भारतीयों ने बाहरी आक्रमणकारियों पर बहुत कम महत्व दिया। उन्होंने भारतीय जो शासक थे उनकी शासन व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीतिक, उनकी कूटनीति पर ही काम किया और उस पर उन्होंने रिसर्च की और भारतीयों के सामने अपने जितने भी लेख थे वो प्रस्तुत किए। तो ये आपको सिर्फ सुनना है और नोट डाउन इसमें करने का कुछ नहीं है। के.पी. जायसवाल और A.S. अल्टेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देशी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने, मतलब A.S. अल्टेकर जो थे, इन्होंने
देशी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान। अब हम बात करते हैं, अब हमें यहाँ से नोट डाउन करना है, एक A.L. वॉमश है, ठीक है। अब आपको एक अब नाम और नीचे एक लिखना है, क्या लिखना है, A.L. वॉमश। A.L. वॉमश की इनकी जो बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है, जस्ट आपके सामने, आपको इनके नाम के सामने इनकी बुक का नाम लिखना है, द वंडर डेट वॉज इंडिया। इनका आप चाहो तो इनका एक सन नोट डाउन कर सकते हो, 1951 में आया, जब भारत आज़ाद हो चुका था तब इनका ये बुक आया, तो आपको ये लिख लेना है। अब बात करते हैं पेज नंबर 11 की। तो यही बदलाव D.D. कोशाम्बी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, चाहे PSC हो, UPSC हो या अदर एग्जाम्स हो, स्टेट एग्जाम्स, तो आप मतलब कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा देखने को। तो D.D. कोशाम्बी जो थे, इनकी एक बुक आई हुई थी, इनकी बुक कौन सी आई हुई थी, इनकी बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनकी एक बुक आई हुई थी, इनकी क्या बुक आई हुई थी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बुक का क्या नाम था, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आपको पहले नाम लिखना है D.D. कोशाम्बी, फिर इनके सामने इनकी बुक लिखनी है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और 1957 में आई। इनका अब ये टाइम लिख लेना, 1957, जिसमें टाइम लिखा हुआ है ना उसका टाइम आपको लिखना है। बुक का जब आप नाम लिखोगे तो नाम के नीचे आपको एरो बनाना है, और इसी आप एरो बना के आप लिखेंगे। फिर इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया था, फिर इसका नाम क्या लिख दिया गया था, द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन करके ये लिख दिया गया था। चलिए, अब ये सिर्फ आपको पढ़ना ही है और इसमें और कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, मैं PDF के रूप में आपको दे दूंगी, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब बात करते हैं हम पेज नंबर 12 की। तो इसमें भी कुछ ऐसा पढ़ने का नहीं है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ से अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कालक्रम इसका नोट डाउन कर सकते हो, जो कि मेन जो है। तो जैसे कि 1776 में कोर्ट ऑफ जेनेटो लॉज, इसका अनुवाद किया गया था मनुस्मृति का, ये आपने पहले भी लिख लिया है ना। जैसे कि 1784 में क्या हुआ, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। फिर 85 में भगवत का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, जो बिलिकन्स ने किया हुआ था, ठीक है। फिर 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, 1823 में लंदन में हुई, है ना। तो ये सभी आपको इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ये देखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कालक्रम का, और ये देखिए ये पेज नंबर 13 है, और इसके आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेने हैं। बाकी ये जो नाम है ना, इन नाम में इनकी बुक नहीं दी हुई है, तो ये आपको यहाँ मत करना, ये 1965 तक ही आपको नोट डाउन करना, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।